हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं किशोरावस्था पर। इससे पहले हमारी जो चर्चा है वो उपशेषावस्था पर और बाल्यावस्था पर हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वो वीडियो है, क्योंकि उसमें हमने वो सारे पॉइंट कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज किशोरावस्था की। किशोरावस्था यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस और एडोलसेंस की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो एडोलसियर से हुई है। ठीक है, एडोलसियर जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस, और इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के किससे लैटिन भाषा के एडोलसियर से हुई है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कहने का मतलब ये है कि किशोरावस्था मतलब वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक जानने योग्य हर बात को जानने लग जाता है। यानी कि बालक जब जानने योग्य हर बात को जानने लग जाता है तो हम समझ लेते हैं कि बच्चा किशोरावस्था में है। ठीक है, किशोरावस्था यानी कि जानने योग्य प्रत्येक बात को बालक जान लेना, ये किशोरावस्था होती है। और किशोरावस्था का सर्वप्रथम क्रमबद्ध और वैज्ञानिक जो अध्ययन किया था वो किया था स्टैनली हॉल के द्वारा। स्टैनली हॉल ने ही सर्वप्रथम किशोरावस्था का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन किया था। और अब इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एडोलसेंस। एडोलसेंस इनकी पुस्तक का भी नाम था। ठीक है, और इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है, यानी कि किशोरावस्था में बालक का जो विकास है वो कैसा होता है, अकस्मात होता है। तो त्वरित विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास कैसा होता है, ये होता है अकस्मात। अकस्मात होता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत हुआ किसके द्वारा, स्टैनली हॉल के द्वारा। स्टैनली हॉल जिन्होंने सर्वप्रथम किशोरावस्था का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया था, और इन्होंने ही अपनी पुस्तक एडोलसेंस के अंतर्गत एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसका नाम था त्वरित विकास का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है वो अकस्मात होता है। ठीक है, तो ये हुआ पहला सिद्धांत। और उसके बाद एक और सिद्धांत आता है जिसका नाम है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है ये दिया था थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ के द्वारा। क्रमिक विकास का सिद्धांत जो दिया था थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्थ के द्वारा दिया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है, यानी कि किशोरावस्था में बालक का जो विकास होता है वो अकस्मात ना होकर के क्रमबद्ध तरीके से होता है। कैसे होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि त्वरित विकास का सिद्धांत क्या कहता है। तो त्वरित विकास का सिद्धांत कहता है कि बालक का जो विकास है वो अकस्मात होता है। और ये जो कहना है ये था स्टैनली हॉल के द्वारा ये कहना था। और दूसरा जो सिद्धांत है हमारा क्रमिक विकास का सिद्धांत, जो कि जिसका प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्थ के द्वारा। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास अकस्मात ना होकर के क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, तो ये रही हमारी इतनी चर्चा, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि किशोरावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है, यानी कि वो और कौन कौन से नाम होते हैं। ठीक है, और जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवन का सबसे कठिन काल, इस अवस्था को
जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बालक को कई सारे चुनाव करने होते हैं, कई सारे डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, वातावरण के साथ समायोजन करना होता है, संघर्ष करना होता है। तो इस वजह से इस अवस्था को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल। ठीक है, चलिए। उसके बाद किशोरावस्था को क्या बोला जाता है? आंधी तूफान की अवस्था बोला जाता है। अब आंधी तूफान की अवस्था क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बालक आंधी तूफान की तरह जल्दबाजी करता है, जल्दबाजी में होता है। आप इसमें बालक को कोई भी काम दे दें, कोई भी काम, जैसे आपने बोल दिया कि बेटा जरा पानी लेके आना, तो वो पानी भी जो लेकर के आएगा तो वो कैसे लेकर के आएगा? जल्दबाजी में लेकर के आएगा, मतलब जल्दबाजी करता रहता है, जल्दबाजी में ये करेगा, जल्दबाजी में भाग कर जाएगा, भाग कर आएगा। तो कोई भी काम वो क्या है, फटाफट करना चाहता है, मतलब तुरंत करना चाहता है, जल्दी करना चाहता है। तो इसी वजह से आंधी तूफान की अवस्था इसको बोला गया है। और जो स्टैनली हॉल थे उन्होंने इसको क्या बोला था, जो बोला गया था स्टैनली हॉल के द्वारा, कि किशोरावस्था जो है प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल होता है। ठीक है, ये जो फेमस डेफिनेशन दी गई, ये दी गई थी स्टैनली हॉल के द्वारा। तो आंधी और तूफान की जो अवस्था है ये किसने? स्टैनली हॉल के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, अच्छा चलिए। उसके बाद झंझनावट की अवस्था, इसको झंझनावट की अवस्था भी बोला गया है, क्योंकि इस अवस्था में काफ़ी टेंशन बनी रहती है बच्चों के अंतर्गत। ठीक है, टेंशन किसकी होती है? कैरियर की होती है, सपनों को पाने की होती है। तो इस वजह से टेंशन बनी रहने की वजह से इसको क्या बोला गया? झंझनावट की अवस्था बोला गया। उसके बाद हम बात करें तो इसको बोला जाता है तनाव और संघर्ष की अवस्था। इसी अवस्था में भविष्य की चिंता की वजह से क्या होता है? तनाव भी बना रहता है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? तनाव और संघर्ष की अवस्था भी इसको बोला जाता है। उसके बाद समस्याएं की आयु होती है किशोरावस्था। समस्याएं की आयु कैसे? इसमें बहुत सारी तरह तरह की समस्याएं होती हैं। समस्या कैसी होती हैं? कैरियर से संबंधित समस्या हो गई, ठीक है, शादी से संबंधित समस्या हो गई। उसके बाद में कई डिसीजन लेने की क्या हो गई? समस्या हो गई। तो बहुत सारी समस्याएं इसमें होती हैं, तरह तरह की समस्या होती हैं। बालक, अगर हम बात करें तो बालक जो है समस्याओं से घिरा रहता है। ठीक है, और मेनली इस जो अवस्था में क्या है, जैसे वित्तीय समस्या हो गई, गाड़ी की समस्या हो गई, नशेबाजी, बहुत सारे बच्चे इसमें नशेबाजी करते हैं इस उम्र में, तो वो भी एक समस्या है। तो इन समस्याओं की वजह से इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया समस्याओं की आयु। उसके बाद अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की अवस्था। इसमें बालक का जो इसमें जब बालक का जो स्वरूप है वो कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए बालक अगर कोई सलाह दे देता है बड़े को, ठीक है, बालक अगर किसी को बड़े को सलाह देने लग गया तो बड़े लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि तुम इतने बड़े नहीं हुए हो अभी जो सलाह दे रहे हो। कहते हैं नहीं कहते हैं? आपने सुना होगा कि तुम इतने बड़े भी नहीं हुए हो जो हमें सलाह दे रहे हो। उसके बाद अगर वो कि छोटा बन के कोई हरकत कर दे, अरे, तो बोलते हैं कि तुम अभी बच्चा नहीं हो, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें बच्चा करे तो क्या करे, यानी अच्छा करे। बड़ा बन के अगर सलाह दे रहा है तो तुम बड़े नहीं हुए हो, छोटा बन के अगर कोई हरकत अगर कर दे रहा है कि तुम इतने छोटे नहीं हुए हो जो ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो वो जाए कहाँ, क्या करे क्या ना करे। तो इस वजह से इसमें जो व्यक्तित्व होता है बालक का वो कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। इस वजह से अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की अवस्था इसको बोला गया है। ठीक है, उसके बाद उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था भी इसी वजह से इसको उलझन की अवस्था बोलते हैं, क्योंकि बालक उलझन में ही रहता है कि क्या वो करे क्या ना करे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था या तारण्य विकास की लहर इसको बोलते हैं। तारण्य विकास की लहर, क्योंकि जो इस अवस्था में जो विकास होता है वो कैसा होता है? तीव्र गति से होता है। इससे पहले जैसे मैंने चर्चा करी थी कि सबसे पहले जो शेषावस्था में क्या होता था, जो विकास होता है वो कैसा होता है? तीव्र गति से होता है। और उसके बाद में जो बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था में कैसा होता है? विकास स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, धीमा हो जाता है। लेकिन वापस से किशोरावस्था में वापस से कैसा हो जाता है? तीव्र गति से हो जाता है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? तीव्र विकास की अवस्था बोलते हैं, या तारण्य विकास की लहर इसको बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो परिवर्तन की अवस्था, इसको क्या बोला जाता है? परिवर्तन की अवस्था बोला जाता है। परिवर्तन की अवस्था क्यों बोला जाता है?
क्योंकि इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन कैसे होते हैं, मतलब चारों अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, इसके चारों पक्षों में परिवर्तन होता है। चारों पक्ष कौन कौन से होते हैं? शारीरिक पक्ष, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास होता है, ठीक है, तो इस वजह से इनमें क्या है, परिवर्तन की अवस्था इसको बोलते हैं। चारों अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन, ये जो क्रम है, अगर क्रम पूछा जाए कि जो विकास का जो क्रम है वो कैसा होता है, तो विकास का क्रम होता है, सबसे पहले शारीरिक विकास आता है, उसके बाद मानसिक विकास आता है, उसके बाद सामाजिक और संवेगात्मक विकास में से कोई भी पहले आ सकता है। यानी कि ये या तो ऐसे भी हो सकता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और उसके बाद सामाजिक विकास आ सकता है, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। क्यों? क्योंकि ये जो सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास हैं वो दोनों साथ साथ चलते हैं। ये कहना किसका था? ये क्रो के अनुसार, यानी क्रो के अनुसार सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास कैसे होते हैं, ये साथ साथ चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अब इस अवास्तविकताओं की आयु, अवास्तविकताओं की आयु इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बालक जो है इस अवस्था में कैसा रहता है? ख्वाबों में रहता है। कैसा रहता है? ख्वाबों में रहता है, कल्पना में रहता है, कल्पना जगत में रहता है, ख्वाबों की सैर करता है। और आपको पता होगा कि जो किशोरावस्था है वो कल्पनाओं का बाहुल्य होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है? कल्पना का बाहुल्य होता है, बालक कल्पनाओं में जीता है, दिन भर रात भर वो क्या करता रहता है? कल्पना करता रहता है। आगे अभी हम इन पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? अवास्तविकताओं की आयु बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि बालक इसमें किस में रहता है? ख्वाबों में रहता है, ख्वाबों में रहता है, ख्वाबों की सैर करता है। ठीक है, चलिए तार्किक चिंतन की अवस्था क्यों बोलते हैं इसको? तार्किक चिंतन की अवस्था इसको इसलिए बोला जाता है कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है। तार्किक चिंतन का मतलब होता है तर्क वितर्क करना। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी चीज़ पर अगर उन्हें बात करनी है तो वो क्या है? तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। किसी भी एजेंडे पर, किसी भी पॉइंट पर वो तर्क वितर्क करने योग्य हो जाते हैं। इस वजह से इस अवस्था को बोला जाता है तार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है, तो चलिए उसके बाद ये तो हमने अभी पढ़ लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्वर्णकाल, यानी कि किशोरावस्था को और क्या बोला जाता है? स्वर्णकाल भी इस किशोरावस्था को बोला जाता है। ठीक है, तो जीवन का सबसे कठिन काल भी क्या होती है? किशोरावस्था होती है। जो हमने अभी पढ़ा, जीवन का सबसे कठिन काल भी क्या होती है? किशोरावस्था होती है। लेकिन और स्वर्णकाल की बात करें तो जीवन का स्वर्णकाल भी क्या होता है? किशोरावस्था होती है। क्यों होती है? इसको गोल्डन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो मधुर एहसास इस अवस्था में होते हैं वो किसी और अवस्था में नहीं होते हैं। ठीक है, घर से निकलने का अलग अंदाज होता है, बालक टसन में होता है। ठीक है, 4-6 बार तो कम से कम शीशा देखता है, उसके बाद घर से निकलता है। ठीक है, स्टाइल में रहता है, फैशन के कपड़े पहनता है। तो कुल मिला के जो मधुर एहसास इसमें होते हैं, बन ठन के जाना, ठीक है, बन ठन के आना, और 6 बार तो चेहरे को धोना, नहाना, तो उस हिसाब से यानी कि इसको क्या बोला जाता है? स्वर्णकाल इसको बोलते हैं। इसी वजह से, क्योंकि जो मधुर एहसास इस अवस्था में होते हैं वो किसी अन्य अवस्था में नहीं होते हैं। और इसी अवस्था में जो है अपनों से मिलने की खुशी होती है, तो कहीं अपनों से बिछड़ने का गम भी इसी अवस्था में होता है। यानी जो एहसास होता है बिछड़ने का और मिलने की जो खुशी होती है वो कब होती है? वो इसी अवस्था में होती है। उसके बाद हम बात करें तो बसंत ऋतु, किशोरावस्था को क्या बोला जाता है? बसंत ऋतु इसको बोला जाता है। यानी कि जब किसी को किसी से कोई पसंद आ जाता है। वैसे बसंत ऋतु किसको बोलते हैं? मौसम की बात करें, यहाँ पे वैसे मौसम की बात नहीं हो रही है, लेकिन बसंत ऋतु किसको बोलते हैं? कि नए पत्ते आ जाना। किसमें जो मौसम आता है बसंत ऋतु, उसमें पेड़ों पे पत्ते आ जाते हैं, पेड़ खिलखिला उठते हैं। तो वही सेम किशोरावस्था में क्या होता है? बच्चा जब किसी को, बालक जो है किसी को, किसी से प्यार हो जाता है, पसंद करने लग जाता है, तो क्या होता है? तो जब किसी को कोई पसंद आता है तो वो क्या होता है? तो उसको बोला जाता है
बसंत ऋतु उसमें बोला गया है, ठीक है। और उसके बाद में, और जब दिल टूट जाता है तो उसको क्या बोला गया है, तो बोला गया है पतझड़, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार और देख लीजिए इनको, किशोरावस्था को। जीवन का सबसे कठिन काल, मैंने बता दिया कि क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंताएं रहती हैं इसमें, बच्चे को टेंशन रहती है, ठीक है। टेंशन किस बात की रहती है, कैरियर से संबंधित हो सकती है, भविष्य को बनाने से संबंधित है, वित्तीय समस्या से संबंधित हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में शादी से संबंधित हो सकती है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो इस वजह से ये एक तरीके से कठिन काल होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक तरीके से कठिन काल होता है। आंधी तूफान की अवस्था इसको कहा गया है, आंधी तूफान की अवस्था, क्योंकि इसमें बालक जो है आंधी तूफान की तरह क्या होता है, जल्दबाजी में रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, कोई भी काम तुरंत करने की कोशिश करता है, फटाफट तरीके से करने की वो कोशिश करता है, क्योंकि जोश जुनून वाली जो बात होती है वो किशोरावस्था के अंतर्गत ही होती है, ठीक है। झंझनावट की अवस्था, झंझनावट की अवस्था मतलब टेंशन सी बनी रहती है, कैरियर से संबंधित, पैसे से संबंधित, इस वजह से, उस टेंशन की वजह से क्या होता है, झंझनावट की अवस्था इसको बोला जाता है। और उसी वजह से तनाव और संघर्ष की अवस्था भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि तनाव रहता है बच्चे में। समस्याएं की आयु इसको बोलते हैं, क्योंकि समस्या मैंने जैसे बता दिया कि कैरियर की समस्या, शादी की समस्या, पैसे की समस्या, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नशे की समस्या, नशे की भी समस्या होती है बच्चों में, ठीक है। तो तरह तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं इस अवस्था में। बच्चा जो है समस्याओं से कैसा होता है, घिरा होता है। किशोरावस्था का जो बच्चा होता है वो समस्याओं से घिरा होता है, इस वजह से इसको समस्याओं की आयु भी बोलते हैं। उसके बाद उलझन की अवस्था, बालक उलझन में रहता है, क्या करे वो क्या ना करे, ठीक है। ये उसके लिए बड़ी चुनौती होती है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, यानी तारुण्य विकास की लहर इसको बोला जाता है, क्योंकि जो इस अवस्था में जो विकास होता है वो कैसा होता है, तीव्र गति से होता है, ठीक है। उसके बाद परिवर्तन की अवस्था, परिवर्तन चारों पक्षों में परिवर्तन होता है। चारों पक्ष कौन से मैंने बताया आपको, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, यानी चारों पक्षों में इस अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अवास्तविकताओं की आयु, इसको अवास्तविकताओं की आयु बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसको बोला जाता है, क्योंकि बच्चा तर्क तर्क करने योग्य हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य और विशेषताएं, किशोरावस्था के यानी कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से कार्य होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले किशोरावस्था में चहुमुखी विकास हो जाता है। बालक का चहुमुखी विकास कहाँ पे होता है, तो वो होता है किशोरावस्था में होता है। चहुमुखी विकास का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक विकास, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। इसको हम क्या बोलते हैं, चहुमुखी विकास बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास का मतलब है तर्क वितर्क करना, चिंतन स्मरण करना, समस्या समाधान करना, जैसी क्षमताओं का क्या हो जाता है, इसमें विकास हो जाता है। और बात करें तो प्रत्येक बालक में यानी कि उनमें अपनी अपनी सोच का विकास हो जाता है, अपनी अपनी सोच बन जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, समाज में विश्वास करते हैं, उनके नियमों को मानते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन नियमों को नहीं मानते हैं। कुछ लोग जाति धर्म में विश्वास रखते हैं, तो जबकि कुछ लोग नहीं मानते हैं, जिनके जैसे जैसे विचार होते हैं वो वैसे वैसे उनका जो है बुद्धि जो है उनके विचार होते हैं, यानी जिस तरीके के विचारों के संपर्क में बालक आता है उसी तरीके से उसकी सोच और सोचने का नजरिया बन जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से बुद्धि का जो अधिकतम विकास इस अवस्था में हो जाता है, अपना अपना विकास, अपनी अपनी सोच का विकास हो जाता है, ठीक है। नजरिया चेंज हो जाता है, अपना अपना अलग अलग नजरिया बन जाता है। अगर हम सकारात्मक माहौल में रहते हैं तो हमारी बुद्धि जो कैसी है उस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लोग टेररिस्ट क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उनका क्या किया जाता है, उनका माइंड क्या किया जाता है, उनका माइंड क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द रहता है उसका, माइंड वॉश उसको बोलते हैं, माइंड वॉश किया जाता है बच्चे का, और उसके बाद में उसको उसी टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यानी कि जैसा माहौल, जैसी सोच उसको हम देंगे तो वैसा ही क्या है बालक बनेगा, ठीक है। उसके बाद
अगर हम बात करें तो स्वतंत्र निर्णय की क्षमता का इसमें विकास हो जाता है। स्वतंत्र निर्णय क्षमता का मतलब है कि जब बालक में अपनी अपनी सोच का विकास हो गया, बालक में सोचने की जो क्षमता का विकास हो गया, तो वो क्या करेगा, निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंतर्गत आ जाती है, तो वो स्वतंत्र निर्णय लेने लग जाता है। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में क्या था कि जो बालक होता है वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है। वो बालक, हालांकि बालक यानी कि किशोरावस्था में जो हम बात कर रहे हैं, पहले तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि हम 12 से 18 वर्ष की ये जो है बातें कर रहे हैं। कितने की? 12 से 18 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो जो निर्णय लेने की क्षमता, अगर हम बाल्यावस्था में बात करें तो बाल्यावस्था में क्या होता था कि बालक ने, मान के चलिए उसके दोस्त ने उससे क्या बोले कि भाई मुझे तुम ऐसा है कि कोई किताब दे दो, या कुछ पैसे ही मांग लिए कि मुझे 50 रुपये दे दो, तो वो क्या करेगा, उस समय तो उससे अपने दोस्त से बोल दिया कि भाई मैं 50 रुपये तुमको दे दूंगा, लेकिन जैसे ही घर पे आया और घर पे उसने मांगा और घर वालों ने मना कर दिया, तो वो क्या करेगा, उसके डर से तुरंत वो क्या है, मना कर देगा। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, वो निर्णय, किसी भी चीज़ पर अपना निर्णय नहीं ले पाता है। यानी कि उसने बोल तो दिया, लेकिन घर आके क्या है, उसका निर्णय की कोई वैल्यू नहीं रही, उसके निर्णय को खत्म कर दिया। ठीक है, मना कर दिया। लेकिन 12 से 18 वर्ष में क्या होता है, वो स्वतंत्र निर्णय ले लेता है, उसके जो निर्णय को कहीं ना कहीं मान्यता मिलनी शुरू हो जाती है। पूरी तरीके से तो नहीं मिलती है, क्योंकि शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, 12-13 वर्ष में हम बात करें, तो उस समय तो मान्यता उतनी नहीं मिलती है, लेकिन 18 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, बालक क्योंकि मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो उसकी जो सोच है और उसके जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसको क्या मिल जाने लग जाती है, प्रायोरिटी मिलने लग जाती है। तो इस वजह से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। किस में हो जाता है? किशोरावस्था में हो जाता है, यानी कि 12 से 18 वर्ष की हम बात कर रहे हैं। स्वतंत्र सोच का विकास हो जाता है जब स्वतंत्र निर्णय अगर वो कोई लेने लग जाता है। तो स्वतंत्र निर्णय कब लेगा? जब उसकी स्वतंत्र सोच होगी। जब बालक स्वतंत्र तरीके से सोच सकता है, वो अपने अपने बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब वो सोचने लग जाता है, तो क्या है, तो उसकी सोच का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। उसी वजह से वो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का उसमें विकास होता है। जब स्वतंत्र सोच हो जाती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, ईश्वर और धर्म में विश्वास करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इनमें विश्वास नहीं करते हैं। अपनी अपनी सोच हो जाती है, अपनी अपनी सोच विकसित हो जाती है। कुछ लोग जाति धर्म को मानते हैं, समाज को मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या है, समाज को मानते हैं, तो कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग, आपने देखा होगा कि देशभक्ति की जब भी बात आती है, तो जो युवा होता है वो एकदम से मतलब सामने आ जाता है कोई भी काम करने के लिए। और देशभक्ति की जो भावना वाली बात है, वो युवाओं में, किशोरावस्था के जो युवा में देखने को मिलती है। और आपने देखा होगा जो भर्ती वगैरह होती है, भर्ती यानी कि कोई भी जो हमारे तीनों विंग हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो है, इनमें जो भर्तियां होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो एज रहता है वो कितने रहती है, 16.5 वर्ष से वो शुरुआत हो जाती है। जो एलिजिबिलिटी रहती है एज की, वो कितनी होती है, 16.5 वर्ष होती है। क्यों होती है? क्योंकि किशोरावस्था में ही वो जुनून होता है, देशभक्ति वाली जो भावना होती है वो इसमें होती है, और बच्चा काफ़ी एक्टिव रहता है। ठीक है, कोई भी काम फटाफट तरीके से करने की कोशिश करता है, जोश में रहता है, जुनून उसके अंतर्गत, उसके अंदर रहता है। तो इस वजह से क्या है, देशभक्ति की भावना जो है किशोरावस्था में रहती है। वैसे तो देशभक्ति की भावना तो किसी में भी हो सकती है, ऐसा कुछ कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं पर्टिकुलर किशोरावस्था की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो जोश जुनून वाली जो बात होती है, वो किशोर में होती है। किशोर का मतलब हो गया जो 12 से 18 वर्ष की एज का है। तो अपनी अपनी सोच का विकास हो जाता है। कुछ लोग जाति धर्म को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है, लेकिन कुल बात मेन अगर हम बात करें तो बात यह है कि सोच का विकास हो जाता है अपनी अपनी। अब क्योंकि जब सोच का विकास हो गया, तभी तो वो अपना डिसीजन ले पा रहे हैं कि किसी चीज़ को मानना है, कि कौन सी चीज़ हमारे लिए वैध है, कौन सी चीज़ नहीं है ना। बहुत से लोग जाति धर्म में नहीं मानते, समाज को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि भाई समाज किसने, इंसान ने बनाया है, ठीक है, हम ऐसे समाज को नहीं मानते। तो इस वजह से वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में क्या होता है, मतभेद होता है। तो जो सोच, किशोर की जो सोच जो बन जाती है, उनकी जो सोच विकसित हो गई है, चूंकि ये जो सोच है वो केवल और केवल जो 12 से 18 वर्ष के अनुभव पर आधारित होती है। 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की जो उनकी आयु होती है,
और उस आयु के दौरान मिले उनके जो वातावरण से जो उन्हें अनुभव मिले हैं, उससे डेवलप जो उनकी सोच हुई है वो होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो परिपक्वता की, या फिर पेरेंट्स की बात करें, या फिर ऐसे व्यक्ति की बात करें जिसकी उम्र 30 35 40 वर्ष है, तो उसकी सोच में और इसकी सोच में काफ़ी अंतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो जनरेशन गैप है ना, उसकी वजह से वो रहता ही है। ठीक है, तो पीढ़ियों में जो अंतर होता है उसके कारण विचारों में भी क्या पाया जाता है? मतभेद पाया जाता है। क्योंकि जो किशोर होता है वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मेरी सोच को मान्यता मिलनी चाहिए, मेरी सोच को मान्यता मिलनी चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, है ना, मेरी सोच को मान्यता मिलनी चाहिए। ये पुराने ख्याल वाली बात हो गई आपकी, तुम पुराने ख्यालों की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से वो क्या करता है, उसकी जो है वो अपनी सोच को मान्यता के लिए मान्यता मान्यता चाहता है, और दूसरे की सोच को क्या मत बताता है? ओल्ड बताता है। तो इस वजह से पीढ़ियों में क्या होता है, उनके विचारों में क्या पाया जाता है? मतभेद पाया जाता है। और जब ये मतभेद वाली बात आती है तो उसमें क्या होता है? समायोजन का अभाव पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? किशोरावस्था में। जो किशोरावस्था में जो बालक होता है उसमें समायोजन का अभाव पाया जाता है। जब उसकी बात को मान्यता नहीं मिलती है तो वो क्या करता है? समायोजन नहीं करता है, मतलब समायोजन का अभाव पाया जाता है। समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। जो तालमेल बैठाने वाली बात होती है वो तालमेल नहीं बैठा पाता है। तो इस वजह से समायोजन का इसमें अभाव पाया जाता है, और इसी के चलते बहुत सारे लोग क्या होता है, पलायन तक कर जाते हैं। पलायन पलायन का मतलब है कि घर छोड़ के चले जाना, है ना, घर छोड़ के कहीं निकल जाना। तो ये सारी चीज़ें उनको हो जाती हैं, क्योंकि जो सपने इस अवस्था में देखे जाते हैं, बालक जो है बहुत तरह तरह के इसमें कल्पनाएं करता है। कल्पना का बाहुल्य इसमें होता है, मैंने आपको बताया था। तो कल्पनाओं के माध्यम से जो उसने सपने संजोए थे, अगर वो पूरे नहीं होते हैं, उसकी सोच को मान्यता नहीं मिलती है घर में, तो उस वजह से क्या होता है, वो समायोजन का क्या हो जाता है, मतलब समायोजन नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो इससे क्या हो जाता है, वो पलायन कर जाता है। उसके बाद कल्पना का बाहुल्य। इस अवस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है, बालक कल्पनाओं में जीता है। इससे पहले अगर हम शेषवावस्था की बात करें, तो शेषवावस्था में क्या था कि सीमित मात्रा में उसमें कल्पना होती थी। कल्पना कैसी होती थी? सीमित मात्रा में उसकी कल्पना होती थी। और बाल्यावस्था में बालक कैसा था? यथार्थता में जीता था, प्रेजेंट में जीता था। और किशोरावस्था में कल्पना का क्या होता है? बाहुल्य होता है। कल्पना का क्या होता है? बाहुल्य होता है। बाहुल्य का मतलब है कि पीक पॉइंट पर कल्पना होती है। बच्चा जो है सोचता रहता है कि उसे क्या है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये वो करना है ना, मुझे अपने कैरियर में ये सारी चीज़ें चाहिए, ऐसा वो चाहिए, ऐसा ये चाहिए। तो ये है, इस तरीके से वो क्या है, कल्पनाएं करने लग जाता है। ठीक है, तो कल्पना का बाहुल्य की बात करें तो वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है किशोरावस्था में। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। तो जो कल्पना बालक ने की है, वो कल्पना के माध्यम से जो उसने सपने देखे हैं, जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तो वो बालक क्या करता है, कल्पना के माध्यम से खुशियों की तलाश करता है। ठीक है, तो देवा स्वप्न किसको बोलते हैं? कि कल्पना के माध्यम से खुशियों की तलाश करना, क्या बोलते हैं इसको? देवा स्वप्न बोलते हैं। यानी कि हकीकत में जिन सपनों की पूर्ति नहीं होती है, जिन सपनों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो कल्पना के माध्यम से क्षणिक संतुष्टि प्राप्त करना ही क्या बोला जाता है? इसको देवा स्वप्न बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि देवा स्वप्न की प्रवृत्ति किशोरावस्था में। मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की स्थिति। किशोर जो है वो क्या चाहते हैं? किशोर मानसिक स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन उसकी जो बात बात में जो टोका जाता है पेरेंट्स के द्वारा, जैसे बालक घर पे गया, घर से कहीं बाहर जा रहा है तो उसको बोल देते हैं कहाँ जा रहा है, कब आएगा, कितने बजे आएगा, तो वो क्या बोल देता है कि मुझे टोका मत करो, है ना, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। तो वो क्या है, मानसिक स्वतंत्रता चाहता है। वो क्या चाहता है? मानसिक स्वतंत्रता चाहता है। लेकिन जब उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो वो बनती है विद्रोह की स्थिति बनती है। क्या बनती है? विद्रोह की स्थिति बनती है। प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। और अपराध प्रवृत्ति कैसे? जब उसको उसकी सोच की मान्यता नहीं मिलती है, उसके सपने पूरे नहीं होते हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपराध प्रवृत्ति तक अपना लेते हैं। ठीक है, अपराध प्रवृत्ति तक अपना लेते हैं, वो ऐसे रास्ते पे मुड़ जाते हैं। जैसे सपने तो उन्होंने बड़े बड़े देख लिए कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए,
है ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसने ये तो सारी चीज़ें सोच ली, लेकिन वो चीज़ें जब पूरी नहीं हुई तो वो क्या करेगा, अपराध प्रवृत्ति अपना लेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अपराध प्रवृत्ति का इसमें विकास हो जाता है। माता पिता से अधिक हम उम्र को महत्व देना। किशोरावस्था में जो बालक होता है वो माता पिता से अधिक किसको, हम उम्र को महत्व देता है। हम उम्र का मतलब है अपने जो पीयर्स ग्रुप होता है इनका, पीयर्स ग्रुप यानी सहपाठी, जो मतलब जो इनका ग्रुप होता है, जो फ्रेंड सर्किल होता है, उसको महत्व देता है माता पिता से ज़्यादा। उनके लाइफ स्टाइल्स को फॉलो करते हैं, है ना, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी बातों को बहुत जल्दी मान जाता है। तो इस वजह से माता पिता से अधिक जो हम उम्र के जो लोग होते हैं वो क्या है, अपने फ्रेंड्स को महत्व देता है। ठीक है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। तो इस अवस्था में व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। अगर हम बात करें शेषो अवस्था की, तो शेषो अवस्था में कौन सी मित्रता पाई जाती थी, क्षणिक मित्रता पाई जाती थी। क्षणिक मित्रता किसमें पाई जाती थी, ये शेषो अवस्था में पाई जाती थी। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, कि शेषावस्था में क्या होता है, बालक की जो मित्रता होती है वो क्षणिक होती है। क्षणिक का मतलब है कि पल दो पल की। जैसे शादी पार्टी में हम गए बच्चे को लेकर के, बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को देखा, वो बच्चा हमारी गोद से उतर के जाएगा, उस बच्चे के साथ में खेलेगा, और जैसे ही हम उस पार्टी से आ जाते हैं तो उसके बाद में उसकी मित्रता खत्म। यानी कि पार्टी में गए, मित्रता हुई, पार्टी से आए, मित्रता खत्म। बस इतनी सी मित्रता होती थी किसमें, ये होती थी हमारी शेषावस्था में। ठीक है, ये होती थी शेषावस्था में होती थी। उसके बाद जो बाल्यावस्था थी, ठीक है, बाल्यावस्था में कैसी मित्रता थी, खोखली मित्रता। उसमें खोखली मित्रता कैसे, कि कट्टा अब्बा हो जाना, है ना, कि भाई ये बेकार है, ये हमारे ग्रुप से निकल गया, मेरे पाले से तू निकल जा, तू आ जा, तू अच्छा हो गया है ना, तू बढ़िया है, ये बेकार है। तो इस वजह से यही चलता रहता है, कट्टा अब्बा कसम खा लेते हैं कि भाई तुझे फलानी उसकी कसम, तुझे इसकी कसम। ठीक है, फिर वो बोलता है कि भाई, फिर बोलता है कि घर वालों से बोलता है कि भैया ये कसम इसने चढ़ा दी, उतार नहीं रहा है। मतलब बच्चों के अंदर अंदर मतलब ये सारी चीजें होती है। जब आप देखोगे बच्चों को खेलते हुए तो यही चलता रहता है कि मैं तुझसे कट्टा हूँ, मैं तुझसे अब्बा हूँ। तो कट्टा अब्बा वाली जो बात जो चलती रहती है, तो वो किसमें, खोखली मित्रता वाली जो बात है वो होती है बाल्यावस्था में। ठीक है, तो बाल्यावस्था में कैसी होती है, खोखली मित्रता होती है। और शेषावस्था में की जो बात करें तो उसमें होती है घनिष्ठ मित्रता। घनिष्ठ मित्रता कहाँ पे पाई जाती है, ये किशोरावस्था में पाई जाती है। जो इसमें जो दोस्त होते हैं वो दोस्त अपनी दोस्ती के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि कोई भी अगर समस्या आई तो वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। बाल्यावस्था में तो क्या था, बच्चे बच्चे से अगर किसी दोस्त ने बोल दिया कि चल मुझे ये समस्या है, तू मेरे साथ चल, ठीक है, तो वो उसमें अपना जो निर्णय है वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता था, इस बात को नहीं कह पाता था, क्योंकि मित्रता भी कैसी थी, उसमें खोखली मित्रता थी। तो इस वजह से, लेकिन यहाँ पे कैसी है, घनिष्ठ मित्रता होती है, बालक जान तक दे देते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर रात रात भर उनके साथ में रह लेते हैं। जैसे किसी कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो वो पूरा क्या करेंगे, अपना 100% देंगे, उसके साथ में रुकेंगे, उसका पूरा जैसे दवाई वगैरह देना है, ख्याल रखना है हॉस्पिटल में, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। ये कब करते हैं, किशोरावस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो घनिष्ठ मित्रता वाली अगर बात आ जाए तो घनिष्ठ मित्रता किसमें होती है, ये होती है किशोरावस्था की पहचान होती है। समवयस्क समूह भावना यानी पियर्स ग्रुप। पियर्स ग्रुप का मतलब होता है कि इस ग्रुप में क्या है, लड़के भी होते हैं ग्रुप में, और लड़कियां भी होती हैं। क्योंकि सोच क्या हो जाती है, उनकी सोच हो जाती है मैच्योर, सोच मैच्योर हो जाती है, तो इस वजह से उनके ग्रुप में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हो जाते हैं। अगर बाल्यावस्था की बात करें तो उसमें क्या था, समलिंगीय था, है ना, उसमें क्या था, ये थोड़ा सा गौर देने वाली बात है। समलिंगीय, समलिंगीय समूह भावना किसमें पाई जाती थी, ये बाल्यावस्था में पाई जाती थी। क्योंकि उसमें क्या है, लड़कों के दोस्त लड़के होते थे, लड़कियां की दोस्त जो है लड़कियां होती थी, किसमें, बाल्यावस्था में। ठीक है, 7 से 12 वर्ष की उम्र में जो दोस्त बनते हैं, लड़कों के दोस्त लड़के बनते हैं, लड़कियां की दोस्त लड़कियां बनती हैं। लेकिन
अगर हम बात करें किशोरावस्था की, यानी कि 12 से 18 वर्ष की अगर हम बात करें, तो इसमें समवयस्क, इसमें क्या आ रहा है, वयस्क आ रहा है, और इसमें क्या समलिंगी आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, समवयस्क का मतलब है कि किशोरावस्था की बात हो रही है, और इसमें जो दोस्त होते हैं वो कैसे होते हैं, लड़कियां भी होती हैं ग्रुप में और लड़के भी होते हैं, क्योंकि सोच उनकी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। मित्र संस्कृति को अपनाना, मित्र संस्कृति को अपनाना, इस अवस्था में जो बालक होता है वो मित्र संस्कृति को अपनाता है। जैसा उसका दोस्त दिख रहा है, जैसे सपोज उसने कोई टी शर्ट पहनी, तो उसके दोस्त ने, तो उसने भी क्या उसकी जैसी टी शर्ट डाली, तो दोनों एक जैसे बन के घूम रहे हैं। तो मित्र संस्कृति को अपनाता है बहुत जल्दी, मित्र को भी करता है, उसके विचारों को, उनकी बातों को क्या है, बहुत जल्दी मान लेता है, घर वालों की बात को इतनी जल्दी नहीं मानता है। ठीक है, तो ये होता है, ये कब होता है, ये होता है किशोरावस्था में होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें विचारों तथा संवेग में क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। विचारों में और क्या आ जाती है, विचारों तथा संवेग में परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किससे कैसा प्रेम करना है, किससे नफरत करनी है। तो कुल मिला के जो व्यवहार वाली बात होती है, तो वो किस में आती है, ये यानी कि विचार और संवेगों में क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। तभी वो डिसाइड कर पाता है कि किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, और किसके साथ नफरत करनी है, किसके साथ प्रेम करना है, प्रेम से बात करनी है। ठीक है, उसके बाद संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। इस अवस्था में संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, जैसे पल में मुस्कुराना, पल में गुस्सा कर देना। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम जैसे मान के चलिए कि घर में लड़ाई हो रही है, और लड़ाई करते करते कोई गेस्ट आ गया, कोई दोस्त आ गया घर पे अचानक से, और हमने गेट खोला, तो अभी तो लड़ाई हो रही थी। ठीक है, एक दूसरे की तरफ चेहरे उस टाइप से गुस्से, यानी गुस्सेल चेहरा बनाया हुआ था, लेकिन जैसे हमने दरवाजा खोला और देखा कि गेस्ट है, तो उस गेस्ट के सामने तो हमें सबको एक जैसा ही दिखना है, तो उसका क्या करते हैं, मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं, मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हैं। उसको बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगती है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा था, पहले कोई झगड़ा भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो उसको यानी गेस्ट को भनक तक भी नहीं लगती है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। तो इस वजह से जो संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़ी तीव्र गति से होते हैं। पल में गुस्सा चल रहा था, और उसके पल में ही क्या है, मुस्कुराना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि संवेगात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं, तीव्र गति से होते हैं। इस अवस्था में अपनों से बिछड़ने का गम होता है, अपनों से मिलने की जहाँ खुशी होती है, तो अपनों से बिछड़ने का गम भी इसी अवस्था में होता है। ठीक है, तो अपनों से बिछड़ने का गम का जो अनुभव है वो किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। वीर पूजा, नायक पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा या नायक पूजा का मतलब है कि किसी को अपना इंस्पिरेशन मान लेना, है ना, यानी कि जिससे हम इम्प्रेस हो जाते हैं, जिससे किसी से हम, किसी के व्यक्तित्व से अगर हम इम्प्रेस हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो किशोरावस्था का जो बालक होता है, यानी कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो बालक होता है, वो क्या करता है, जिससे भी वो इम्प्रेस हो गया, इम्प्रेस किसी से भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए टीचर से वो इम्प्रेस हो गया, अपने माता पिता में से किसी से इम्प्रेस हो गया, फैमिली मेम्बर में और किसी अन्य मेम्बर से इम्प्रेस हो गया, जैसे भाई बहन से हो गया, या फिर किसी महापुरुष से वो क्या हो गया, इम्प्रेस हो गया। तो जिससे भी वो इम्प्रेस हो गया, यानी कि जिसका व्यक्तित्व उसे अच्छा लगा, तो वो क्या करेगा, उसकी चाल ढाल, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का जो ढंग है, पहनने का जो ढंग है, वो सारी चीज़ें क्या करता है, कॉपी पेस्ट करने लग जाता है वाला। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, वीर पूजा, नायक पूजा की प्रवृत्ति। इस मतलब ये जो विशेषता होती है वो किस में पाई जाती है, ये किशोरावस्था के बालक में पाई जाती है। सम्मान को महत्व। इस उम्र का जो बच्चा होता है वो आत्मसम्मान को, उसको आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है। ठीक है, आत्मसम्मान को काफ़ी महत्व देता है। अगर कोई उसको बोल दे कि तू ये नहीं कर सकता है, तू वो नहीं कर सकता है, कि तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, तू नहीं ले सकता है, तो ऐसा बच्चा क्या करेगा, अगर उसको आत्मसम्मान प्यारा है, तो वो क्या करेगा, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए ऐसी बातें उसको क्या ठेस पहुंचाती हैं, अगर वो दिल पे ले लेता है, तो वो क्या करेगा कि कड़ी मेहनत करेगा अपने सपने को पाने के लिए। उस सरकारी उसने की ऐसे बोल कैसे दिया, तो वो क्या करेगा, वो कड़ी मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, क्योंकि यही उम्र होती है। ठीक है, क्योंकि यही उम्र होती है, जो कुछ भी आपको करना है, जितनी भी मेहनत करनी है कर लो इस उम्र में, क्योंकि यही उम्र होती है कड़ी मेहनत करने की और अपने सपनों को प्राप्त करने की। ठीक है, तो इस उम्र का जो बच्चा है वो कठिन मेहनत कर सकता है, और कठिन मेहनत करनी भी चाहिए। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि भाई हम समय को
जैसा आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई कट रहा है टाइम, ठीक है, दिन कट रहा है, समय कट रहा है, तो भाई कुछ करो, क्योंकि दिन में सोना छोड़ दो, सोने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि जो आत्मसम्मान वाली बात होती है वो किसमें बहुत प्यारी होती है, आत्मसम्मान को महत्व देता है किशोरावस्था का बच्चा। ठीक है। और बहुत सारे लोग देखा होगा आपने, ये बोलते हैं कि भाई ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो और मैं बोलता हूँ कि ईर्ष्या करनी चाहिए, लेकिन ईर्ष्या किससे, अपने पड़ोसी से नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या किससे करनी चाहिए? अरे ईर्ष्या करनी है तो तुम्हें किससे करो, टाटा बिरला से करो, है ना, अंबानी से करो, एलन मस्क से करो। ठीक है, इनसे करनी चाहिए। क्योंकि ये कहावत बोली जाती है कि अगर आपको लटकना है तो मोटी डाल से लटको। जब लटकना ही है तो मोटी डाल से लटको ना, पतले से वो लटकने से क्या फायदा है? अरे कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिला के अपने जो सपने, उन्होंने जो सपने आपने देखे हैं, उन सपनों को पाने के लिए क्या है, मेहनत करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ख्वाबों में, कल्पनाओं में केवल सपने देख लिए बस, और पूरा करने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करनी भी चाहिए। और अपने जो ड्रीम है, ड्रीम्स को क्या है, हमें लक्ष्यों में बांटना चाहिए। लक्ष्यों में बांटना चाहिए, जिससे क्या है कि हमें वो ड्रीम ऐसा ना लगे कि भाई प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, जब ड्रीम पूरे नहीं होते तो बच्चा क्या है, पलायन तक कर जाता है। बहुत सारे बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं इस अवस्था में। ठीक है। तो सपने जो आप देख रहे हो, उनको पूरा करने के जो कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है अलग टॉपिक है, मैं इसको बता दूंगा आपको, लेकिन अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए। जो ड्रीम्स होते हैं उसको क्या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। क्योंकि ये कहावत बोली जाती है कि घोड़े के सामने अगर आपको चारा रखना है तो चारा इतना दूर मत रखिए जिससे वो कोशिश ही ना करे। ठीक है। चारा कितना, इतना दूर नहीं रखना है जिससे वो कोशिश ही ना करे, चारा पास में ही रखना है जिससे वो कोशिश करता रहे। तो आपको ड्रीम के, जो आपका ड्रीम है, उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड करना है, जिससे वो क्या है कि तुम उनको पा सको। क्योंकि आपने देखा होगा कि धुंध में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको पूरा रोड नहीं दिख रहा होता है, लेकिन हमारी जो लाइट पड़ती है उससे ज़्यादा नहीं तो 100 200 500 मीटर तक कुछ एरिया दिखता है। और उसी को, उस 100 200 मीटर को पार करते करते हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कुल मिला के जो आपने सपने देखे हैं, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। और ठीक है, और वो करके दिखाना है, जिसकी वजह से लोग क्या है, तुम्हें ताने मारते हैं, जो ठेस पहुंचाते हैं। तो कुल मिला के जो आत्मसम्मान वाली जो भावना होती है, आत्मसम्मान को जो महत्व देने वाली बात होती है, वो किस में होती है? इसमें होती है। और कहा भी तो गया है कि सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था ये बात। ठीक है। तो कुल मिला के आपको इसमें जो किशोरावस्था वाली जो बात है, तो किशोरावस्था में आत्मसम्मान काफ़ी प्यारा होता है। ठीक है, आत्मसम्मान को महत्व देते हैं। उसके बाद स्व पहचान। मतलब स्व पहचान मतलब अपने आप को पहचानने लग जाता है। किशोरावस्था का जो बालक होता है वो क्या है, अपने आप को पहचानने लग जाता है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बेकार है ना, सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, इन सारी चीज़ों को क्या है वो पहचानने लग जाता है। ठीक है। उसके बाद आत्म चेतना की भावना। तो आत्म चेतना का जो भाव है वो भी इस अवस्था में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।